कैसे हैं स्टूडेंट आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। जैसा कि कल मैंने अपना वो 4th टॉपिक फिनिश कराया था हिंदी पेडागोजी का, आज हम 5th टॉपिक कराएंगे। तो 5th टॉपिक हमारा कौन सा है? भाषाई विविधता वाले कक्ष की समस्याएं। आइए देखते हैं इसमें। भाषाई विविधता या बहुभाषिकता। बहुभाषिकतावादी बाद भारतीय अस्मिता का अभिन्न अंग है। यहाँ तक कि दूर दराज स्थित गांवों में तथाकथित एक भाषा बोलने वाला एक ऐसे शाब्दिक भंडार को नियंत्रित करता है जो उसमें कई तरह की संवादात्मक परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता प्रदान करता है। वस्तुतः भारतीय भाषिक व सामाजिक भाषिक मैट्रिक्स में भारतीय भाषिक स्वरों की बहुलता एक दूसरे से परस्पर संवाद करती है, जो कि कई तरह के साझे भाषिक व सामाजिक भाषिक खासियतों पर खड़ी उतरती है। आगे है, हाल के कई अध्ययनों ने दिखाया है कि द्विभाषिकता का संज्ञानात्मक विकास व विद्वत उपलब्धि से गहरा सकारात्मक संबंध है। ये क्वेश्चन बन रहा है कि हाल के कई अध्ययनों में दिखाया है कि द्विभाषिकता का संज्ञानात्मक विकास व विद्वत उपलब्धि से गहरा सकारात्मक संबंध है। ये क्वेश्चन बन रहा है आपका। आगे है, भारत एक बहुभाषी देश है। यह एक जानी मानी बात है। हमारे देश में 1600 से अधिक भाषाओं की पहचान की गई है, जो 5 विभिन्न भाषा परिवारों के तहत आती हैं। प्रिंट मीडिया में 87 से ज़्यादा भाषाएं होती हैं। रेडियो में 71 भाषाएं और प्रकाशन के स्तर पर 13 विभिन्न भाषाएं प्रयुक्त होती हैं। ये क्वेश्चन बन रहा है कि प्रिंट मीडिया में कितनी भाषाएं होती हैं, तो 87 से ज़्यादा, और रेडियो में 71 भाषाएं और प्रशासन के स्तर पर 13 विभिन्न भाषाएं प्रयुक्त होती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। आगे, किंतु केवल 47 भाषाएं ही स्कूलों में पठन पाठन के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती हैं, और इनमें से केवल 22 भाषाओं को ही संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है। आपको पता है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को ही संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इतनी विविधता के बावजूद कई भाषिक व सांस्कृतिक तत्व भारत को एक ही भाषिक एवं सामाजिक भाषिक क्षेत्र के रूप में बांधते हैं। कई विद्वानों ने यह सिद्ध किया है कि बहुभाषिकता समाजों में संप्रेषण को बाधित करने के बजाय सहायता प्रदान करती है। ये तो है ही, बहुभाषिकता समाजों में संप्रेषण को बाधित नहीं करता बल्कि उसमें सहायता प्रदान करता है। आगे, बहुभाषिकतावाद पर हुए अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को इसे दबाने के बजाय बनाए रखने और प्रोत्साहित करने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए त्रिभाषा सूत्र लागू किया गया था। त्रिभाषा सूत्र को कार्यान्वित करने के लिए कड़े नियमों के बजाय बहुभाषिकतावाद को बनाए रखने व इसे जीवंतता प्रदान करने का प्रयास किसी भी भाषा योजना का केंद्र होना चाहिए। यूएसए में नेशनल एसोसिएशन ऑफ बायलिंगुअल एजुकेशन ने स्पष्ट किया है कि द्विभाषीय शिक्षण के कई फायदे देखने को मिले हैं। उदाहरणतः एकेडमी उपलब्धि में सुधार, स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी, शिक्षा में सामुदायिक संलग्नता में वृद्धि, विद्यार्थियों की अनुपस्थिति में गिरावट और विद्यार्थियों के आत्मसम्मान में वृद्धि। देखिए, ये क्वेश्चन ऊपर बने हैं कई। सबसे पहले तो ये देखिए कि त्रिभाषा सूत्र क्यों लागू हुआ। त्रिभाषा सूत्र हमारी शिक्षा व्यवस्था को इसे दबाने के बजाय बनाए रखने और प्रोत्साहित करने के लिए हुआ है। त्रिभाषा सूत्र को कार्यान्वित करने के लिए कड़े नियमों के बजाय बहुभाषिकतावादी बात को बनाए रखने एवं इसे जीवंतता प्रदान करने के प्रयास किसी भी भाषा योजना का केंद्र होना चाहिए। ये देख लीजिएगा, क्वेश्चन बन रहे हैं। और ये यूएसए में नेशनल एसोसिएशन वाला ये क्वेश्चन बन रहा है कि इसके द्विभाषीय शिक्षण के फायदे देखने को मिले हैं। आगे है, शिक्षण में द्विभाषिकतावाद के लाभ। ये क्वेश्चन बन रहा है कि शिक्षण में द्विभाषिकतावाद के लाभ क्या हैं।
बहुत समय तक यह विश्वास किया जाता रहा कि द्विभाषिकता का संज्ञानात्मक वृद्धि और शैक्षिक संप्रांति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, किंतु विद्वान शिक्षाविद सायर ये हैं 1923 ने साबित किया। क्या साबित किया इन्होंने? जो कि एक विद्वान थे, इनका नाम था सायर। इन्होंने साबित किया कि 7 से 14 वर्ष की आयु के वे बच्चे जो दोनों भाषाएं बोलते हैं का एक भाषा बोलने वाले अपने ही सहपाठी की तुलना में उनकी IQ बुद्धि लब्धि का स्तर कम होता है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि इन्होंने जो शिक्षाविद थे, विद्वान थे, 1923 में इन्होंने एक शोध किया जिसमें निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि 7 से 14 वर्ष की आयु के वो बच्चे जो दोनों भाषाएं बोलते हैं का स्तर एक भाषा बोलने वाले अपने ही सहपाठी की तुलना में कम होता है, बुद्धि लब्धि कम होती है, IQ लेवल कम होता है। आगे है, हाल में कुछ अध्ययनों से यह भी साबित हुआ है कि द्विभाषिकता संज्ञानात्मक लचीलेपन व विद्वत उपलब्धि में सकारात्मक रिश्ता है। ये क्वेश्चन बन रहा है, ये ऊपर भी बना था कि बुद्धि लेवल किसका कम होता है, बुद्धि लब्धि किसकी कम होती है, IQ लेवल कम होता है किसका, जो दो भाषा बोलते हैं या एक भाषा बोलते हैं, और दूसरा ये कि द्विभाषिकता संज्ञानात्मक लचीलेपन और विद्वत उपलब्धि में सकारात्मक रिश्ता है। ये दो क्वेश्चन बन रहे हैं। दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं बल्कि एकेडमिक स्तर पर भी वे ज़्यादा रचनात्मक दिखाते हैं, साथ ही उनमें ज़्यादा सामाजिक सहिष्णुता भी पाई जाती है। दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं बल्कि शैक्षिक स्तर पर भी ज़्यादा रचनात्मक होते हैं, साथ ही उनमें ज़्यादा सामाजिकता व सहिष्णुता भी पाई गई है। भाषिक खजाने की व्यापक व्यवस्था पर नियंत्रण उन्हें विविध प्रकार की एवं विविध स्तर की सामाजिक परिस्थितियों से कुशलतापूर्वक जूझने में सहायक होता है। साथ ही इस बात के पक्के सबूत मिले हैं कि द्विभाषी बच्चे विविध सोच में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो ये तो है ही, जितनी ज़्यादा भाषाएं होंगी, जितना ज़्यादा उनका ज्ञान का भंडार होगा, उसी के आधार पर वे अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और अच्छा ही उनका विकास होगा। आगे है, बहुभाषिकतावाद को बढ़ावा देने की जरूरत। भारत जैसे देश में सामाजिक सौहार्दता तभी संभव है जब एक दूसरे की भाषा और संस्कृति को सम्मान दें। इस प्रकार का सम्मान ज्ञान के बिना संभव नहीं है। अज्ञानता भय, घृणा और असहिष्णुता को जन्म देती है और राष्ट्रीय अस्मिता की अखंडता के रास्ते में रोड़े अटकाने का कार्य करती है। प्रत्येक राज्य के एक वर्चस्व प्राप्त भाषा के साथ ही नस्लगत यानी समुदायगत रुख व निष्ठा का पनपना स्वाभाविक है। यह लोगों और विचारों के स्वतंत्र आवागमन को तो रोकता ही है, साथ ही रचनात्मक नवाचार आदि को दबाता है और समाज के आधुनिकीकरण को कुंद कर देता है। अब जबकि हम पाते हैं कि बहुभाषिकता संज्ञानात्मक विकास के शैक्षणिक संप्राप्ति के बीच सकारात्मक जुड़ाव है, तो यह अत्यंत जरूरी है कि स्कूल में बहुभाषिक शिक्षण को प्रोत्साहित किया जाए। ये यही बता रहे हैं कि मतलब स्कूलों में इसके जो लाभ हैं वो देख के कि इनके द्वारा जल्दी विकास होता है और अच्छा विकास होता है और उसे ज्ञान का भंडार भी ज़्यादा होता है, तो इसे स्कूलों में बहुभाषी शिक्षण को प्रोत्साहित किया जाए। आगे समझाने जैसा कुछ है नहीं, आपकी समझ में आ रहा होगा, नहीं आए तो फिर भी मुझे आप लोग बता दीजिएगा। आगे है, भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ। ये क्वेश्चन बन रहा है कि भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ क्या हैं। तो ये है नंबर 1, क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव। ये पहला है। भारत बहुभाषिक देश है। यहाँ के लगभग हर क्षेत्र की भाषा
में अंतर है और छात्रों पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। दूसरा है बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ करने की चुनौती। भाषा शिक्षण के में बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ करने की चुनौती होती है, क्योंकि यदि बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ नहीं बनाया गया तो बच्चे कभी भी एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। तीसरा है बच्चों को सांस्कृतिक आधार पर सुदृढ़ करने की चुनौती। भाषा संस्कृति को अभिव्यक्ति कहते हैं, अतः भाषा शिक्षण में यह एक चुनौती है कि बच्चों को सांस्कृतिक आधार पर सुदृढ़ किया जाए। बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करने की चुनौती। बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करने के लिए भाषा पर नियंत्रण एवं इसमें कुशलता आवश्यक है, किंतु क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव से इसमें कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। संप्रेषण मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। छात्रों में पढ़ने, सुनने, बोलने तथा लिखने के कौशलों का विकास करने की चुनौती। भाषाई विविधता के कारण छात्रों को विविध भाषाई कौशलों के विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण भाषाई कौशलों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। संसाधनों के अभाव की चुनौती। भाषा शिक्षण में संसाधनों का अभाव शिक्षण में आने वाला एक प्रमुख अवरोध है, यानी रुकावट है। अवरोध का मतलब होता है रुकावट। विद्यालय के पास ऐसे संसाधनों की उपलब्धता नहीं है जिनका उपयोग भाषा शिक्षण में किया जा सके। उचित तथा योग्य शिक्षक अध्यापकों की कमी। हमारे देश में जिस तरह भाषाई विविधता है उसके अनुरूप विविध भाषाओं के योग्य अध्यापकों की कमी है। भाषा के प्रति छात्रों की रुचि और रुझान का अभाव। भाषा शिक्षण की एक समस्या यह है कि छात्रों में भाषा के प्रति रुचि तथा रुझान का अभाव पाया जाता है, जिस कारण से भाषा शिक्षण का कार्य और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बन रहे हैं कि भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियां कौन सी हैं, तो वो इसमें ऑप्शन में आ सकते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव, बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ करने की चुनौती, बच्चों को सांस्कृतिक आधार पर सुदृढ़ करने की चुनौती, बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करने की चुनौती, छात्रों में पढ़ने, सुनने, बोलने तथा लिखने के कौशलों का विकास करने की चुनौती, संसाधनों के अभाव की चुनौती। संसाधन के देखिए ये जब साधन नहीं होंगे तो कैसे हम ज्ञान दे पाएंगे, तो ये भी बड़ी चुनौती होती है कि किस तरह से सिखाया जाए। आगे उचित अगर अध्यापक नहीं होंगे, योग्य अध्यापक नहीं होंगे, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं होगा तो वो किस तरह से बच्चों को ज्ञान दे पाएंगे। ठीक है। और भाषा के प्रति छात्रों की अगर रुचि नहीं हो, रुझान नहीं हो, तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। किसमें? भाषा शिक्षण वाली कक्ष में भाषा शिक्षण की चुनौती में। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। आगे है बच्चों में भाषा संबंधी कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ तथा विकार। ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं कि इसमें क्या क्या आ सकते हैं। पहला है पठन संबंधी कठिनाई। कुछ छात्रों को पढ़ने में कठिनाई होती है क्योंकि पूर्व कक्षाओं में उनका यह कौशल पूर्ण से विकसित नहीं हो पाता। कुछ बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। आगे उच्चारण संबंधी कठिनाई। भाषा के अंतर्गत व्याकरण से कहीं अधिक महत्व उच्चारण का है। शुद्ध उच्चारण वाक्य व्याकरण सम्मत शुद्ध उच्चारण वाक्य व्याकरण सम्मत होने पर भी अर्थ प्रदान करता है, परंतु व्याकरण सम्मत वाक्य अशुद्ध उच्चारण होने पर अपूर्ण माना जाता है, क्योंकि श्रोता उसे समझ नहीं पाते अथवा प्रयत्न करके उसका अर्थ निकाल पाते हैं। देखिए जब हम कुछ पढ़ रहे हैं और उसका उच्चारण सही नहीं करेंगे तो वो समझ नहीं आएगा कि ये क्या शब्द है और उसका अर्थ क्या है। ठीक है। आगे देखते हैं वर्तनी संबंधी कठिनाई। यह बच्चों में पाई जाने वाली एक प्रमुख त्रुटि है। शुद्ध वर्तनी में अक्षरों को सुंदर तथा सुडौल लिखने की अपेक्षा शब्दों में निहित अक्षरों या वर्णों को सही क्रम एवं शुद्ध रूप में लिखने की आवश्यक माना जाता है। भाषा शिक्षण के लिए शुद्ध वर्तनी के प्रयोग करना महत्वपूर्ण है। उच्चारण और वर्तनी के एक दूसरे के पूरक हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये थोड़ा ब्लर हो रहा था तो समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है।
वर्तनी संबंधी यानी कि लिखने में जो गलतियां करते हैं बच्चे, उससे है। आगे देखते हैं श्रवण संबंधी विकार यानी कि सुनने से संबंधित। कुछ बालकों में श्रवण संबंधी विकार पाए जाते हैं जिनके कारण वे भाषा ठीक से सुन नहीं पाते तथा इसे समझने में भी उन्हें कठिनाई होती है। देखिए, जब तक हम ठीक से किसी वाक्य को या शब्द को नहीं सुनेंगे तो हम उसका अर्थ भी नहीं निकाल पाएंगे। दृष्टि संबंधी विकार, आजकल देखिए ये तो मोस्टली बच्चों में पाया जाता है कि उनकी आईसाइट बहुत वीक होती है और उन्हें ढंग से दिखाई नहीं देगा, तो वो शब्द को नहीं पहचान पाएंगे और उन्हें समझने में कठिनाई होगी। दृष्टि संबंधी विकार के उच्चारण के विभिन्न भेदों को समझने में छात्र को कठिनाई हो सकती है। व्याकरण संबंधी कठिनाई, अधिकतर बच्चों में व्याकरण संबंधी त्रुटियां पाई जाती हैं जिस कारण उनका भाषा शिक्षा अनियमित तथा अस्थिर हो जाता है। ये क्या था? बच्चों में भाषा संबंधी कठिनाइयां, त्रुटियां तथा विकार, ये थे। तो इनके ये पॉइंट 1 के आ सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं भाषा संबंधी कठिनाइयां, त्रुटियां एवं विकारों को दूर करने के उपाय। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो पहला है बालकों को अक्षर बोध कराना। बच्चों को ये बताना कि ये क्या लिखा हुआ है, ये कौन सा अक्षर है। बालकों को विभिन्न अक्षरों की ध्वनियों का बोध कराना कि अक्षर तो उन्हें पता चल गए लेकिन उनकी साउंड कैसे आती है, तो ये भी उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है। उन्हें संयुक्त अक्षरों जैसे ड और ढ आदि से अवगत कराना। विभिन्न ध्वनियों के उच्चारण स्थान बताकर उसका अभ्यास कराना। बालकों को बलाघात का ज्ञान कराना। बलाघात का क्या मतलब होता है? बलाघात का मतलब होता है किसी चीज पे, किसी कार्य या वस्तु आदि पर नॉर्मल जैसे हम बोल रहे हैं तो उससे ज्यादा अधिक बल देकर बोला जाए। जैसे बल लगाने का भाव होता है कि हम उस पर बहुत महत्व दे रहे हैं, बहुत ज्यादा बल लगा के बोल रहे हैं। मनोभावों, विचारों आदि के महत्व को समझाने हेतु उन पर जो विशेष जोर लगाया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। मतलब किसी भी वाक्य पर या किसी शब्द पर जोर लगा के महत्व दे के उसे बोला जा रहा है तो इसे बलाघात कहा जाता है, यानी बालकों को बलाघात का ज्ञान कराना। आगे अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों का बोध कराना। ये अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं? अल्प प्राण क्या, पहले महाप्राण क्या होता है? महाप्राण व्यंजन होते हैं। ये वो व्यंजन होते हैं जो मुख से वायु प्रवाह के साथ बोले जाते हैं। ठीक है, वायु प्रवाह के साथ बोले जाते हैं। कौन कौन से ये? जैसे का, खा, ग, झ और फा, ये क्या है? महाप्राण, यानी कि ये ज्यादा वायु के साथ बोले जाते हैं। ठीक है, और अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं? जिन्हें बहुत कम वायु प्रवाह से बोला जाता है। जैसे का, ग, ज, प, ये क्या है? अल्प प्राण। जब अल्प प्राण ध्वनियां महाप्राण ध्वनियों में परिवर्तित होती हैं तो उसे महाप्राणीकरण कहते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। और सबसे जरूरी बात है कि जो अल्प प्राण व्यंजन होते हैं उनको बोलने में समय कम लगता है और मुंह से वायु भी कम निकलती है। ठीक है, अल्प प्राण जो होते हैं व्यंजन, उन्हें समय कम लगता है बोलने में और वायु कम निकलती है मुख से। और महाप्राण व्यंजन जो होते हैं उनकी संख्या 15 होती है। ये मैं आगे आपको हिंदी ग्रामर में कराऊंगी, लेकिन अभी मैंने बस जनरल नॉलेज के तौर पे बता दिया है आपको। आगे है जिससे आप लोग समझ पाए कि ये होते क्या है ना। आगे है छात्रों को लघु और दीर्घ अक्षरों से परिचित कराना। ये भी हिंदी ग्रामर का ही है टॉपिक, हम बाद में करेंगे। अनुनासिक अक्षरों एवं चंद्र बिंदु से अवगत कराना। अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक का मतलब होता है ये जो मैंने बना के रखा है, ये देखिए चंद्र बिंदु जिस पे लगी होती है। ठीक है, ये अनुनासिक बोलते हैं इसे। आशय के अनुरूप विभिन्न ध्वनियों पर बलाघात का अभ्यास कराना। वही चीज है जैसे हम वाक्य बोल रहे हैं और हमारा कहने का अर्थ क्या है, क्या आशय, तो उसी हिसाब से हम उस पर बल दे के बोल रहे हैं, यानी कि बलाघात का यूज कर रहे हैं, बल दे के बोलना। ये है आगे श, स और स, ये थोड़ा अंतर है इसकी साउंड में, ये ब्लर बहुत हो रहे हैं। आगे बा,
बहुत ज़्यादा ब्लर हो रहा है। एक मिनट, इसे सही हो जाने दीजिए तब बताती हूँ, क्योंकि बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, बहुत ब्लर कर रहा है आज ये कैमरा, क्यों कर रहा है। मैं तब तक उसमें देखती हूँ। बा और वा, री और री, रा और ना, ज्ञ और दुआ है ये शायद, क्यों ब्लर कर रहा है। त्र और त्रा आदि का भेद बताना। इन शब्दों में अंतर है तो थोड़ा इसकी साउंड में भी अंतर आता है, ये सब का ज्ञान कराना। आगे है बलाघात के साथ अक्षरों या शब्दों का उच्चारण करना, वही अभी मैंने बताया। जो ब्राह्म चिन्हों का ध्यान रखते हुए पढ़ने का अभ्यास कराना। देखिए क्या होता है, पढ़ते चले जाते हैं, ये नहीं पता होता कि कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना, तो वही चीज़ है ब्राह्म शब्दों का ज्ञान कराना। संबोधन के चिन्ह पर समुचित बल देते हुए पढ़ने का अभ्यास कराना। प्रश्न सूचक वाक्यों में अंतिम शब्द पर बल देकर पढ़ने का अभ्यास कराना। सहज गति से पढ़ने का अभ्यास कराना। विचार एवं भावानुरूप वाचन की शिक्षा देना। कुछ भी हम पढ़ रहे हैं तो उसमें जैसे गद्य या पद्य है, तो उसमें जैसे ही हम वो पढ़ रहे हैं उसी हिसाब से हमारे विचार होने चाहिए और वैसा ही भाव हमारा वाचन में आना चाहिए। पठित सामग्री के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। जो हमने पढ़ाया है उसका हमें निष्कर्ष बताना कि इससे हमें यह पता चलता है या हमने क्या निष्कर्ष निकाला है वो बताना। 2 गद्य या पद्य अंशों को पढ़कर उसकी तुलना कराना। किसी अनुच्छेद की मात्रा, ध्वनि, विराम आदि का विश्लेषण कराना। यही कि कोई अनुच्छेद है उसमें मात्रा कहाँ लगी है, ध्वनि क्या है, विराम क्या है, और विश्लेषण करना। आरोह अवरोह अनुसार पढ़ने का अभ्यास कराना। देखिए आरोह और अवरोह है क्या, आरोह और अवरोह भी जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ये मोस्टली ये संगीत के उसमें यूज़ होता है, संगीत के सुर में यूज़ होता है। संगीत के ऊपर के सुर से आरंभ करके नीचे सुरों की ओर उतरते हुए जब आलाप लिया जाता है तो उसे आरोह कहते हैं। मुख्यतः अवरोह शब्द संगीत से संबंधित है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, हिंदी में भी यूज़ होता है, जैसे पीछे जाने आदि का भाव दर्शाने के लिए। इसमें क्या होता है, हिंदी में क्यों यूज़ होता है ये आरोह अवरोह, कि पतन का या पीछे जाने आदि का भाव दर्शाने के लिए इस शब्द का यूज़ करते हैं हम लोग। अवरोह का मतलब क्या है, देखा जाए तो हिंदी में उतार या गिराव होना या पतन होना, अवनति होना, ठीक है। ये इसका एक तरह से अर्थ है। इसमें किसी वस्तु के रूप तथा गुण का क्रमशः पतन दिखाया जाता है। ये हिंदी में आरोह और अवरोह वैसे संगीत से संबंधित है, लेकिन हिंदी में क्या होता है इसमें कि इसमें किसी वस्तु या गुण का या रूप का पतन दिखाया जाता है, ठीक है। आगे गति पूर्वक पढ़ने का अभ्यास कराना। कुछ भी हम पढ़ रहे हैं तो उसमें एकदम मतलब एकदम लय से पढ़ते चले जाएं, ये नहीं कि अटक अटक के पढ़ रहे हैं, ठीक है। मनोयोग यानी ध्यान के साथ पढ़ने का अभ्यास कराना। गद्य पद्य नाटक आदि, फिर ब्लर हो गया, बहुत ब्लर हो रहा है, जैसे ही देखना पड़ेगा। गद्य पद्य नाटक आदि अलग अलग ढंग से पढ़वाना। ये तो है ही, गद्य अलग से पढ़ाया जाता है और वो अलग से पढ़ाया जाता है पद्य। और एक चीज़ और मैं आपको बता रही थी, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत से नहीं जानते हैं, कुछ चीज़ें हैं कॉमन लेकिन ये आ जाती हैं, तो वही एक मिनट अभी बताती हूँ। एक मिनट, ये पेज खाली नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो अनुस्वार होते हैं, अनुस्वार क्या होता है, अ ऊपर बिंदी, ये थोड़ी सी अलग हो गई, कोई बात नहीं। और इसका जो चिन्ह होता है वो होता है ये, ठीक है। ये होता है, एक मिनट, ये होता है अनुस्वार। याद रखिएगा अनुस्वार क्या होता है, ये, और ये इसका चिन्ह है, ठीक है। और दूसरा क्या मैं बता रही थी, दूसरा आपको बता रही थी विसर्ग,
विसर्ग होता है, इसे हम बोलते हैं अंघा। तो अंघा का जो चिन्ह होता है वो ये होता है, ठीक है। ये कॉमन चीज़ है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, भूल जाते हैं। तीसरा है अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं, अभी मैंने बताया है, इसे, इसका चिन्ह होता है ये, ठीक है। और आपको पता है संयुक्त व्यंजन, ये तो वैसे सबको पता होंगे, लेकिन फिर भी ये मैं बता दे रही हूँ, फिर मैं हिंदी ग्रामर में आपको ये बताऊंगी। ये 4 होते हैं, ये क्षत्रिय, त्रा, त्रिशूल, हम लोगों ने यही सुना है। तो ये क्षत्रिय और त्रा, ज्ञा और ये श्राव, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। और ये सारे विसर्ग है, अनुनासिक है और अनुस्वार है, और ये इनके चिन्ह हैं। तो ये आपकी समझ आ गए होंगे, ये बहुत ज़रूरी हैं। इनको अगर नहीं समझेंगे तो हम लोग हिंदी भी शुद्ध नहीं पढ़ पाएंगे। आगे आज हमारा ये 5th टॉपिक कंप्लीट हुआ है। आगे जैसे जैसे हमें आपको सिलेबस वाइज आपको कोर्स कंप्लीट कराती जाऊंगी। आज हमारा 5th टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे अच्छे से याद करिए, और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है इन्हें अच्छे से याद कीजिए। और जो भी ना समझ आया हो, वैसे मैंने पूरा कोशिश करी है कि समझाने की, अगर नहीं समझ आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।